हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम शुभम गर्ग है एंड सीजीएल 2025 में मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ हूँ। मेरा रॉ स्कोर 342 था एंड उसके बाद शायद एक प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था जो कि चेंज होना था। तो अब मैंने ये पोस्ट क्यों ली, क्यों नहीं ली, और इसके प्रॉज एंड कॉन्स मेरे को क्या लगे क्या नहीं लगे, मैं किसी और पोस्ट के लिए क्यों नहीं गया, और मेरी जर्नी क्या थी, सोर्सेज क्या थे, वही सब आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। एक छोटा सा इंट्रो मैं अपना और दे देता हूँ अपने बैकग्राउंड को लेके। मैं 2020 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक किया। 2020 में मैं ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद मैंने अमेजोन में काम किया है। आई जॉइंड अमेजोन एंड आफ्टर दैट आई हैव वर्क इन इन्फोसिस एज सॉफ्टवेयर डेवलपर। उसके बाद मैंने एक स्टार्टअप भी ज्वाइन किया था एंड ऑफ कोर्स इस स्टार्टअप की वजह से मेरा 2024 वाला अटेम्प्ट खराब हो गया था। बट आई वॉन्ट रियली कॉल इट एन अटेम्प्ट, क्योंकि मैंने ऑफ कोर्स आई एम फुल टाइम वर्किंग एस्पिरेंट, और मैं पूरा टाइम जब जॉब पे था तो उतना मैं 2024 में टाइम डेडिकेट नहीं कर पाया था जितना मेरे को इस बार मिल पाया। एंड 2024 वाले सीजीएल प्री में मेरे जो नॉर्मलाइज स्कोर था दैट वाज 176 एंड रॉ स्कोर वाज अराउंड 170। बट मेंस मेरा खराब हो गया था बहुत ज़्यादा। आई गॉट स्टक एंड बिल्कुल एकदम ब्रेन हो गया था, बट उसके अलग रीजंस थे। विल डिस्कस दैट लेटर इन द वीडियो। एंड 2025 वाले सीजीएल में बात करते हैं कि मैंने ओएस की पोस्ट क्यों चुनी। क्योंकि आई कुड हैव गॉन फॉर इंस्पेक्टर पोस्ट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई कुड हैव गॉन फॉर एक्साइज इंस्पेक्टर, आई कुड हैव गॉन फॉर सीबीआई, आईबी, ऑल ऑफ दैट स्टफ। मेरी पूरी जर्नी में जो सबसे नॉन नेगोशिएबल पार्ट था, कि जो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता था किसी भी कीमत पे, वो था दिल्ली। मेरे को मेरा होम स्टेट दिल्ली है और किसी भी हालत में मेरे को अपना होम स्टेट नहीं छोड़ना था। सो दैट्स वाई। और ऑफ कोर्स मेरे को इतने नंबर पे शायद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी मिल जाता, एक्साइज इंस्पेक्टर भी मिल जाता, सीबीआई, आईबी, आई कुड हैव गॉन फॉर एनीथिंग। बट उसमें बहुत ज़्यादा एक वो फैक्टर आ जाता कि मोस्ट प्रोबेबली मुझे शायद दिल्ली नहीं मिल पाता एंड दिल्ली वाज माय टॉप प्रायोरिटी। सो अब मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं स्टेट सबसे बेहतर चुन लूँ जो कि मेरी प्रेफरेंस का स्टेट चुन लूँ, या फिर मैं कोई ऐसी पोस्ट चुन लूँ जो कि वैसे बड़ी है। सो मेरे को जो बेस्ट कॉम्बिनेशन लगा वो लगा टू गो विद सुपरिटेंडेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड आई वेंट फॉर इट। और इस वजह से अब ऑफ कोर्स अभी तक जोन एलोकेशन नहीं आया है एट द टाइम जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि जल्द ही आ जाएगा। बट आई एम क्वाइट होपफुल कि मुझे मेरा एलोकेटेड जोन मिल जाए। अब बात करते हैं मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसा था। ट्रस्ट मी, मेरे को जब हम बोलते हैं कि यार जब प्रिपरेशन के दौरान हम जब खुद अपनी गलतियों से सीखते हैं, मैंने भी बहुत सारी अपने स्ट्रैटेजाइज करने में अपनी प्रिपरेशन को क्या स्ट्रैटेजी मुझे फॉलो करनी चाहिए उसमें मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी हैं एंड आई हैव इवेंचुअली लर्न थ्रू इट। और मेरे को समझ में आया कि यार मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए। बिकॉज आई बिलीव कि हमें किसी भी चीज़ को तैयार करते वक्त क्या करना है से पहले ये मेक श्योर करना चाहिए कि हमें ये पता हो कि मुझे क्या नहीं करना है। तो इस वजह से ही मैं आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा एंड अपार्ट फ्रॉम इट मेरे को लगता है कि ये स्ट्रैटेजी क्यों अच्छी है, बिकॉज इट हैज़ हेल्प मी टू क्रैक थ्रू। मैंने एसबीआई क्लर्क 2 बार निकाला है, ऑफ कोर्स उसका प्री स्टेज, बिकॉज आई वाजंट रियली वर्किंग एंड आई वाजंट रियली प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशंस। आईबीपीएस क्लर्क निकाला है, सुप्रीम कोर्ट का जेसीए प्री हुआ था वो निकाला है, दिल्ली हाई कोर्ट वाला प्री है अब उसका मीन्स है वो निकाला हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी का प्री मीन्स निकाला हुआ है। सो ये सारी जो मेरी स्ट्रैटेजी है या जो भी मैंने सोर्सेज फॉलो किए, आई थिंक कि वो उन्होंने मुझे इन सारे ही पेपर्स में मतलब नोइंगली अननोइंगली काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अ बंच ऑफ बुक्स, मोस्ट ऑफ देम, सारी बुक्स तो यहाँ पर नहीं है जो कि मैंने पढ़ी हैं। दीज आर सो दीज आर सम ऑफ द बुक्स जो मैंने पढ़ी हैं एंड ऑफ कोर्स इसमें मैथ्स की भी है, इसमें रीजनिंग की भी है, इंग्लिश की भी है, जीएस की भी है, एंड ऑफ कोर्स मैंने कौन कौन से सोर्सेज फॉलो किए थे मैं ये आपको बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम इट मैंने कौन से टीचर्स को फॉलो किया था वो भी मैं बताऊंगा। तो आओ जल्दी से यार एक बार चलते हैं स्क्रीन पे और हम चेक कर लेते हैं, एक बार 4 सेक्शंस बना लेते हैं हम लोग कि हमें किस किस तरीके से बढ़ना है। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एसएससी सीजीएल एंड हम 5 फ्रैक्शंस में बेसिकली इसको बांट देंगे, जो कि 5 फ्रैक्शंस मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, फर्स्ट वी हैव मैथ्स,
Then we have reasoning. We have a GS part. We have English. And last but not least, we have current affairs. Okay. So हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। सी मैं हूँ बीटेक बैकग्राउंड से, तो रीजनिंग में आई डोंट थिंक कि मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी, और ऑफ कोर्स मैंने उसमें बहुत ज़्यादा टाइम डेडिकेट भी नहीं किया है इन कोर्सेज, या मैंने रीजनिंग का कोई ऐसे स्पेसिफिक कोर्स परचेज नहीं किया था कि और कि मैं पूरा अपना टाइम डेडिकेट कर रहा हूँ। मेरी जो रीजनिंग की मेन प्रिपरेशन थी वो थी मॉक्स के थ्रू। मॉक्स जो भी मैं देता था उसमें रीजनिंग के अगर ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि जो मेरे से नहीं हो पा रहे थे, मैंने उनकी वीडियोस ऑफ कोर्स देखी हैं। अब मेरे पास एक रीजनिंग की बुक थी जो कि मैंने फॉलो करी है, फॉलो भी नहीं करी है क्योंकि मैंने उस बुक को कभी पूरा कंप्लीट नहीं किया। मेरे को जो भी दिक्कत आती थी वो आती थी जो कि हिडन नंबर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं या सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो वो मुझे ऐसा लगता है वो ना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं, जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो आप उनको कर जाते हो, लेकिन अगर आपका बिल्कुल आउट ऑफ प्रैक्टिस हो तो अगर वो क्वेश्चन अटक जा रहा है ना, तो फिर आप कितना भी टाइम इन्वेस्ट कर लो आप वो नहीं दे पाओगे। सो दिस इज द बुक जो मैंने फॉलो किया। इसमें से जो भी ऐसे वाले चैप्टर्स थे जो कि फाइंड द मिसिंग नंबर वाले थे, सीरीज वाले थे, या अब तो नहीं आते हैं बट पहले एक मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस आते थे कि उसमें हमें हिडन नंबर बताना होता था। तो वो वाले सारे क्वेश्चंस जो थे, एनालॉगी वाले क्वेश्चंस थे, वो मैंने इसमें इस बुक से सारे मैंने प्रैक्टिस करे। अपार्ट फ्रॉम इट जो मेन मैं कहूँगा कि जो रीजनिंग का मेरा था वो था मॉक्स के थ्रू। मॉक्स बेसिकली सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि रीजनिंग को आप वैसे इंडिविजुअल टाइम ना दें तो बेहतर रहेगा, आप मॉक्स के थ्रू कीजिए। जो बेसिक एक अगर अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आप ऑफ कोर्स एक किसी भी एक सर को लेके, आई थिंक रीजनिंग के सारे ही टीचर्स अच्छे हैं, ऑफ कोर्स हैं सभी के सारे अच्छे, बट लाइक रीजनिंग के लिए आप किसी भी यूट्यूब के थ्रू भी। और मेरे को लगता है कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, उसके लिए आपको कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द कंटेंट, नॉट इवन मेजोरिटी, लाइक सारा ही कंटेंट यूट्यूब पे फ्री में डाला हुआ है। तो आप किसी भी एक टीचर को फॉलो करके उसका कंटेंट देख सकते हैं। मैंने विक्रमजीत सर की वीडियोस देखी हैं रीजनिंग की, एंड बाकी तो ज़्यादातर मैंने मॉक्स के थ्रू ही किया है। ठीक है, रीजनिंग की बात हुई ये। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। अब देखिए, इंग्लिश जो पार्ट है मैं उसको अगेन दो भागों में बांट दूंगा, बिकॉज वी वांट टू कवर वोकैबुलरी, अपार्ट फ्रॉम इट वी वांट टू कवर ग्रामर। ओके, अब ग्रामर के लिए आप किसी भी एक टीचर को फॉलो कर सकते हैं। अब देखो, मैंने जो सब्जेक्ट में बाइफरकेशन करी है, मैंने जैसे इंग्लिश पढ़ा है या मैथ्स पढ़ा है, मैंने उन्हें दो भाग में पढ़ा है, टू पार्ट्स आई हैव मेड दैट। कैसे? जब आई नो कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम कि पेपर में अभी तक आने में है, जब मैंने एक डिफरेंट सोर्स फॉलो किया है और जैसे ही पेपर आ जाता है, सपोजली 10 डेज बचे हैं, 15 डेज बचे हैं, तो उस टाइम पे मैंने एक कम्प्लीटली डिफरेंट सेट यूज किया है। सेम चीज मैंने जीएस में भी यूज करी थी, इंग्लिश में भी यूज करी थी। फॉर इंस्टेंस इंग्लिश में मैंने एक आमिर खान सर होते थे पहले, ऑफ कोर्स शायद उनका ऑनलाइन कंटेंट तो नहीं है, मैंने वो फॉलो किए थे। उसके बाद मैंने जो नीतू मैम की बुक है मैंने वो पढ़ी थी। आप किसी भी एक टीचर को पकड़ के उनका इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी एक टीचर को पकड़ें। एंड आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा टीचर बेस्ट है? सभी टीचर्स ने अपने यूट्यूब पे वीडियोस डाले हुए हैं, रानी मैम ने, निमिषा बंसल मैम ने, जयदीप सर ने, गोपाल वर्मा सर ने, बहुत सारे टीचर्स हैं इंग्लिश के। आप किसी का भी एक लेक्चर देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा आप कितना ज़्यादा उस टीचर के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं। उन टीचर को फॉलो करके अगर आपको लेना है तो आप उनका बैच ले सकते हैं। स्टार्ट टू एंड उस बैच को खत्म कीजिए। जैसे ही मैंने क्या किया था, मैंने भी ऐसा ही किया था कि मैंने पूरे मैम का, मेरे को क्या लगता है ना, कुछ सब्जेक्ट्स में मेरे को बुक से ज़्यादा आसान लगता है पढ़ना। जैसे एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट मुझे क्या लगता है कि मैं बुक से ज़्यादा जल्दी कवर कर सकता हूँ रेदर देन वीडियो के थ्रू। तो इसलिए मैंने बुक को प्रेफर किया था कि मैंने नीतू मैम की जो बुक आती है इंग्लिश वॉल्यूम 1, उसको मैंने पूरा पढ़ लिया था। और जब पेपर बहुत ज़्यादा पास आ जाता है तब मैं कोशिश करता हूँ जो 100 रूल्स की कंपाइलेशन होती है या 120 रूल्स की, निमिषा बंसल मैम की शायद 120 रूल्स की कंपाइलेशन है, मैंने उसको स्टिक करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि आप इनिशियली अगर उसको पढ़ोगे ना तो उसमें जो रूल्स हैं वो चैप्टर वाइज बाइफरकेटेड नहीं है, तो शायद हो सकता है आपको कन्फ्यूजन है कि यार मैं कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। अपार्ट फ्रॉम इट प्रशांत सोलंकी सर की एक ये छोटू सी बुक आती है,
इसमें भी वही है, सारे रूल्स हैं। इन सर ने लास्ट के में जाओगे तो इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव के भी सारे रूल्स दे रखे हैं, आप ये फॉलो कर सकते हो या निमिषा बंसल मैम के फॉलो कर सकते हो। मैंने निमिषा बंसल मैम के और प्रशांत सोलंकी सर दोनों की ही जो कंपाइलेशन है वो, और अमन वशिष्ठ सर, ऑफ कोर्स अमन वशिष्ठ सर के भी मैंने कुछ लेक्चर्स देखे हैं, वो मेरे को वो सर भी बहुत ही, मैं कनेक्ट कर पाता हूँ उनके साथ, जैसे वो समझाते हैं पूरा एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में ये चीज़। वो कैब के लिए मैंने रिगरसली फॉलो करी थी ब्लैक बुक, एंड अपार्ट फ्रॉम इट मॉक्स में जो भी वो आती थी, मैंने एक रजिस्टर मेंटेन किया था। मॉक्स में जो भी ऐसी वो कैब आती है, देखो जैसे जीएस हम क्या बोलते हैं, जीएस एक समुद्र है, वैसे ही मेरे को लगता है कि जो वोकैबुलरी है ना, वो भी एक समुद्र की तरह ही है। इट्स अ नेवर एंडिंग सब्जेक्ट, आप चाहो कि यार मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ, वो कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। जीएस की जो वोकैबुलरी की हम बात करें, वोकैबुलरी में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी एक ब्लैक, जैसे मैंने ब्लैक बुक से किया था, यू कैन टेक एनी बुक ऑफ योर चॉइस। मेरे को ब्लैक बुक सही लगता है बिकॉज आई थिंक किताब मोटी है तो मुझे उसे देख के लगता है यार इसमें तो सारे वर्ड्स होंगे ही होंगे। ऑफ कोर्स उसमें एक ये भी चीज अच्छी है कि उसमें बाइफर्केशन दे रखी है, टॉप 200 आस्क्ड इन सीजीएल एंड C1 C2 C3 करके, A1 A2 A3 करके। बट उसमें भी एक कैच है कि वो कैसे वर्क करनी है, लेट यू नो दैट। अपार्ट फ्रॉम इट जो भी मॉक्स में ऐसी वो कैब आती है जो मैंने बिल्कुल पढ़ी ही नहीं है, जिसका कोई आइडिया ही नहीं है कि यार वो क्या है क्या नहीं है, क्या बोलना चाह रहा है या नहीं आइडिया लग पा रहा है, उसको आप एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करके उसमें ऐसे रूल जो आपने बिल्कुल पढ़े ही नहीं है, जो आपको बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहे हैं, और ऐसी वो कैब जो भी आपको लगता है कि यार ये तो मैंने पढ़ी ही नहीं रखी है, या बिल्कुल ही एकदम कोई नई वो कैब आ जाती है, टर्म आ जाती है, वो आप उसमें लिख सकते हैं। मैंने भी ऐसे किया था एंड आई थिंक ये स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है। एन नंबर ऑफ सोर्सेज से अच्छा है आप खुद सोर्सेज पे स्टिक करो और उन्हीं सोर्सेज को फॉलो करो, ठीक है। नाउ कम्स मैथ, आई विल टॉक अबाउट जीएस इन द लास्ट, ठीक है। अब हम मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स के लिए भी एन नंबर ऑफ टीचर्स हैं एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने लिटरली हर टीचर से पढ़ा है। मैंने गगन प्रताप सर से भी पढ़ा है जब वो कैरियर विल में थे, उसके बाद मैंने अभिनय सर से पढ़ा है, मैंने शुभम सर से पढ़ा है, मैंने कुछ वीडियोस अपना बहुत, एक शायद गुजराती टीचर हैं, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, पटेल सर हैं शायद वो, तो मैंने उनसे भी पढ़ा है। सो आई हैव रेड फ्रॉम एन नंबर ऑफ टीचर्स, बट ऑफ कोर्स मोर और लेस हर टीचर ने उतने ही लेवल पे सिलेबस कंप्लीट करवा रखा है, सारी चीजें कवर करवा रखी हैं। आप, मैं कहूंगा कि किसी भी एक टीचर को पकड़ के उसको रिगरसली फॉलो कीजिए। अपार्ट फ्रॉम इट मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, मैंने एट द एंड आई इवेंचुअली रियलाइज कि मैंने जो सबसे ज्यादा कनेक्ट किया, मैंने कनेक्ट किया था भूतेश सर के साथ। तो आई रियली हैव लाइक इमेंस 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 रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन एज अ टीचर। और मतलब मेरे को मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ जिस तरीके से वो समझाते हैं, जिस तरीके से उनका ढंग है बताने का। तो मैंने फाइनली जो एंड पे स्टिक किया था वो भूतेश सर के साथ था, उन्होंने बहुत हेल्प किया। ऑफ कोर्स हेल्प सारे टीचर्स ने किया है मुझे, हर एक का अलग अलग परसेंटेज पे पार्ट होता है जब भी आप प्रिपेयर करते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को अगर दोबारा से अगर मुझे स्क्रैच से सीखना होता तो मैं भूतेश सर के पास जाता। अपार्ट फ्रॉम इट मैंने फॉर्मूलाज के लिए गगन सर की बुक आती है, गगन सर की जो बुक आती है कॉन्सेप्ट किंग, मैंने इसको रिग्रेसली फॉलो किया था, ठीक है। इसमें बट अगेन इसमें से मैंने एक भी बार, नॉट इवन वंस, मैंने एक भी बार अर्थमेटिक का एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, एक भी। अर्थमेटिक का अगर मैंने पढ़ा होगा तो नंबर सिस्टम हो गए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सीरीज होती हैं, सीरीज एंड पैटर्न्स हो गए, वो मेनली जो एडवांस वाला पार्ट होता है, नॉट द अर्थमेटिक वन। जो बाकी चैप्टर्स होते हैं जैसे कि मेंसुरेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, उसके जितने भी फॉर्मूलेस थे, स्टैटिस्टिक्स होता है, वो सारे मैंने इसमें से एन नंबर ऑफ टाइम्स पढ़े हैं, मैंने उन्हें मार्क कर लिया था। मैं देखता हूँ शायद हाईलाइटेड भी होगा। हाँ ये देखो, हर पेज पे जो भी मुझे इंपॉर्टेंट दिखता था मैं वो हाईलाइट कर लेता था, और बस जब रिवाइज कर रहा हूँ तो फिर इन्हीं चीज़ों पे मैं फोकस करता था, इन्हीं चीज़ों पे रिवाइज करते टाइम, ताकि मैं जल्द से जल्द रिवाइज कर लूँ। अगेन अर्थमेटिक मैंने एक भी फॉर्मूला से नहीं किया है, एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बिगनर हो या फिर रिपीटर हो, अर्थमेटिक को बिल्कुल भी फॉर्मूला से मत करना। आई थिंक दैट्स अ सुसाइड, आई थिंक दैट्स द वर्स्ट पॉसिबल थिंग जो आप अपने साथ कर सकते हो। कभी भी अर्थमेटिक पार्ट को फॉर्मूलाज के थ्रू सॉल्व करने का कोशिश मत करना। ऑलवेज गो जो बेसिक अप्रोच होती है, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो परसेंटेज चैप्टर है वो अगर आपका अच्छे से हो गया है तो ऑलमोस्ट पूरी अर्थमेटिक में आप बहुत अच्छे से यू विल सेल थ्रू इट, ठीक है। तो किसी भी एक टीचर को पकड़ो और उनसे अच्छी तरीके से आप अ, उनका पूरा स्टार्ट से एंड तक सिलेबस कंप्लीट करो, एंड अपार्ट फ्रॉम इट साइड बाय साइड मॉक्स देते रहो। मॉक्स का क्या सीन है वो भी मैं आपको बताऊंगा एंड में। अब आता है जीएस की, ऑफ कोर्स
इसके साथ-साथ पेपर से जस्ट पहले मैंने कुछ वो भी थे कि जो मॉक टेस्ट सीरीज़ आती हैं, प्रिंटेड फॉर्म में मैंने वो भी यूज़ करी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये दोनों बुक्स मैंने सॉल्व करी थी, जो कि एक गगन सर की है, एक आदित्य रंजन सर की है। ऑफ कोर्स आदित्य रंजन सर का मैं नाम भूल गया था बताते हुए, अगर मैंने मैथ्स का स्ट्रैटेजी में नहीं बताया तो। ये दोनों बुक्स में बेसिकली चैप्टर वाइज दे रखे हैं। आदित्य रंजन सर वाली बुक में चैप्टर वाइज था, लेकिन जो गगन प्रताप सर वाली जो बुक है उसमें उन्होंने मॉक टेस्ट वाइज दे रखे हैं, मतलब प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट 2 ऐसे करके दे रखे हैं। तो अगर आपको चैप्टर वाइज करना है तो आप आदित्य रंजन सर वाली बुक फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको मॉक टेस्ट एज अ मॉक टेस्ट देने हैं तो आप गगन प्रताप सर वाली बुक फॉलो कर सकते हो, राइट। आफ्टर दैट, कमिंग टू जीएस। जीएस में आई टेल यू, नो, आई वोंट टेल यू, आई शो यू, ठीक है। उससे पहले मैथ्स की एक ये बुक भी है आदित्य रंजन सर की, इसमें से भी ऑफ कोर्स मैंने पूरी नहीं सॉल्व करी है, मैंने कुछ चैप्टर सॉल्व किए थे, क्योंकि ये जो बुक है ये मेरे को ऑफ कोर्स सर ने खुद ही दी थी। यस, और प्रशांत सोलंकी सर की ये वाली बुक, ये दोनों बुक्स मुझे सर ने खुद ही दी थी, क्योंकि मेरे को याद है सीजीएल 2024 के मेंस के एंड पे सेंटर मेरा पड़ा था नोएडा सेक्टर 62। वहाँ पे सर आए हुए थे अपनी बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने, तो उनके हाथ से ही आई वाज लकी इनफ टू गेट दीज टू। अपार्ट फ्रॉम इट, अब बात करते हैं जीएस की, ठीक है। जीएस की आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर सोर्स टू फॉलो। ऑफ कोर्स सोर्सेज तो एन नंबर हो सकते हैं, बट मैंने बहुत ही सारे सोर्सेज फॉलो करे हैं। मैं वो दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आई स्टार्टेड विद लूसेंट। इसका मैंने पूरी बुक पढ़ी है, पूरी बुक लिटरली मैंने सारा कुछ मार्क किया है इसमें, ए टू जेड। और मेरा मार्किंग की स्टाइल देखोगे ना, मैं लिटरली सब कुछ ही मार्क कर देता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये मैंने एन नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ी है। उसके बाद मुझे धीरे धीरे लूसेंट थोड़ी सी आउटडेटेड फील होना शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने क्राउन पे स्विच किया। अब मैंने क्राउन भी, अगर आप देखोगे तो मैंने पूरी क्राउन पढ़ी हुई है, लिटरली पूरी क्राउन पढ़ी हुई है। उसके बाद मैंने इसके भी रिविजन कर लिए थे। देन आई पाउंस टू परमार सर। मैंने परमार सर की भी, अगर आप देखोगे, मैंने पूरी ही बुक कंप्लीट कर रखी है, और इसके भी मैंने कई बार रिविजन्स कर लिए थे। मैंने ये तीनों सोर्सेज फॉलो किए हैं। वॉज इट अ गुड अप्रोच? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी एक स्पेसिफिक बुक को पकड़ो, उसे एन नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करो। मेरा ये मानना है कि कोई भी मार्केट में बुक ऐसी नहीं है जिसमें कंप्लीट, लाइक कोई ये बंदा आंख बंद करके नहीं कह सकता है कि यार इस बुक में ए टू जेड हर चीज अवेलेबल है। ऐसा नहीं हो सकता किसी भी बुक में। ऑफ कोर्स हियर एंड देयर आपको कुछ चीजें ऐसी होंगी कि कहीं और एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, कुछ चीजें एक्स्ट्रा कहीं और मिल जाएंगी, बट मोर और लेस बेसिक कंटेंट, एक्चुअली मोर देन बेसिक कंटेंट, हर ही बुक में इक्वल है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है, मे बी आपने मॉक टेस्ट दिया, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है, सपोजिटली आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपने पानीपत का युद्ध पढ़ा, उससे अब आपको कोई एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है टेक्स्ट बुक पे या जहाँ पे भी आप मॉक्स देते हो, उसकी सप्लीमेंट्री में आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और उस क्वेश्चन में ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि यार ये तो मेरे को बिल्कुल वो है कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, कि ऐसा कुछ मैंने बुक में पढ़ा ही नहीं है, तो आप अपनी बुक में या अपने सोर्सेज में वो ऐड ऑन करो। मल्टीपल सोर्सेज मत फॉलो करना, कोई भी एक बुक पकड़ो। अभी मेरे पास आदित्य रंजन सर ने भी अपनी नई जीएस की बुक निकाली थी, मैंने वो भी थोड़ी बहुत पढ़ी है, क्योंकि मेरे फ्रेंड को मैंने वही वाली सजेस्ट करी थी अब लेने के लिए, क्योंकि अगर वो अब शुरू कर रहे हैं तो आप अभी वो फोकस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट, ये सारी पढ़ने के बाद, जब ऑफ कोर्स जैसे कुछ दिन बच रहे होते हैं पेपर्स के लिए, तो मेरे को ये चीज़ तो कंफर्म थी कि ये एक सेकंड, कितने पेजेस हैं इस बुक में? 450-500 के आसपास पेजेस हैं परमार सर वाली बुक में, और बाकी बुक्स में भी। मेरे को ये चीज़ तो कंफर्म हो गई थी कि यार ये एकदम लास्ट मोमेंट पे शायद मैं उतना नहीं रिवाइज कर पाऊँ, उसलिए उस चीज़ के लिए मैंने अरिहंत की बुक्स को फॉलो किया। दीज आर द बुक्स जीएस की जो कि मैंने फॉलो करी। सबसे पहले ये चिंटू मिंटू से बुक, शायद इसमें हार्डली कितने पेजेस होंगे, मेरे ख्याल 100 सवा 100 पेजेस के आसपास है। ये मैंने 2 दिन में खत्म कर दी थी। तो आपको भी, अगर मैं कहूँगा, अगर कोई बिल्कुल ही स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है, किसी को कुछ आइडिया नहीं है, तो आप ये चिंटू मिंटू बुक ले सकते हो। एक रफ आइडिया आपको सारी ही पूरे जीएस का मिल जाएगा कि हाँ ऐसी-ऐसी चीज़ें चल रही है। ये खत्म करने के बाद फिर मैंने ये, उससे हल्की सी थोड़ी-सी मोटी बुक है, ये शायद उससे पहले ली थी, वो 2026 वाली थी, 2025 वाली है। फिर मैंने ये वाली खत्म करी थी, इसका पूरा कंटेंट आप देख सकते हो, पूरा पढ़ लिया था।
उसके बाद मेरे दिल को अभी भी चैन नहीं मिला। फिर मैंने पढ़ी अरिहंत की और ज़्यादा जो इससे मोटी किताब आती है। फिर मैंने ये पूरी खत्म करी, पूरी अरिहंत की ये वाली पढ़ी और इसके भी मैंने मल्टीपल रिविजन्स करे थे। अब क्या ये स्ट्रैटेजी ठीक है? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। मेरे को लगता है कि अगर मैंने एक सोर्स पे स्टिक किया होता, तो मैं और ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता था रेदर देन पाउंसिंग ऑन कि डिफरेंट-डिफरेंट सोर्सेज़ पे मैं जंप कर रहा हूँ या फिर एन नंबर ऑफ सोर्सेज़ है। क्यों? अगर मैं बोल भी देता हूँ कि यार मैंने सारी ही बुक्स 3 बार रिवाइज़ करी हैं, देन टू इट इज़ नॉट अ गुड प्रोपोर्शन। उससे बेहतर मैंने जो डिफरेंट सोर्सेज़ फ़ॉलो किए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बुक को फ़ॉलो करके, एक ही बुक को बार-बार मल्टीपल रिवीजन करनी चाहिए थी। से 20 टाइम्स से 30 टाइम्स जितनी भी बार मैं रिवीजन कर सकता हूँ, उतना कम है। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में जब प्रेशर इतना होता है, तो आपने बहुत बार जो चीज़ पढ़ी होगी ना, आपको वही याद रहेगी। जो 1-2 बार पढ़ी है, शायद वो नहीं याद रहेगी। जीएस की प्रैक्टिस के लिए मैंने पिनाकल की ये जनरल स्टडीज़ की बुक आती है, ये पूरी फ़ॉलो करी थी। इसमें क्वेश्चन्स और अपार्ट फ्रॉम इट जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन होती है वो। उसके बाद बीच में वन लाइनर्स का मेरे किसी फ्रेंड ने सजेस्ट कर दिया था कि यार जो वन लाइनर्स होते हैं एनसीईआरटी के वो भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं, तो इसलिए जो कॉस्मोस पब्लिकेशन की ये वाली बुक आती है, इसमें 2 बुक आती हैं। एक में शायद इकोनॉमी, हाँ, मेरे पास जो है इकोनॉमी, साइंस, साइंस एंड टेक इस सब वाली है और अपार्ट फ्रॉम इट इसके अलावा एक दूसरी आती है जिसमें शायद हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब होता है, तो मैंने वो दोनों भी कंप्लीट करी थी। इसमें ये देखो सारे, एक तो मेरे को मार्क करने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो ताकि मैं फिर बाद में वही रिवाइज़ कर पाऊँ। ये वाली बुक भी कंप्लीट मैंने जीएस की यही करी थी। अब मैं आपको बताता हूँ और एक बहुत बड़ी चीज़ जो आपको, अगर आप आज प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ध्यान रखनी है। आपको इनपुट एंड आउटपुट का रेशियो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, लाइक बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा जोश में नहीं आ जाना है। क्यों मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ? जब मैं बीच में मॉक टेस्ट दे रहा था, तो कुछ आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन्स आने स्टार्ट हो गए थे, जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं आते थे। अब मुझे ऐसा लग रहा था यार आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं और मेरे से नहीं हो पा रहे हैं। पहले आता था, पहले एसएससी का ट्रेंड क्या था, जो बेसिक क्वेश्चन होते थे कि इसका वो बता दो, क्लासिकल डांस बता दो। द मोर फोकस वाज ऑन क्लासिकल डांस रेदर देन ऑन फोक डांस। अब क्या है, फोक डांस उनके अंदर क्या होता है, क्लासिकल म्यूजिक और उस सब चीज़ का मैं नहीं अटेम्प्ट कर पा रहा था। तो मुझे लगा ये तो पढ़ना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए मैंने बुक उठाई केवल Indian art and culture, which is specifically made for civil services and not for any one day competitive examinations. अब ऑफ कोर्स इस बुक को मैंने बिल्कुल पूरा नहीं पढ़ा है, 1-2 चैप्टर पढ़े हैं, 2-3 चैप्टर पढ़े हैं, यू कैन सी अगेन 1-2 चैप्टर पढ़े और उसमें ही मुझे समझ में आ गया, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे लगता है कि शायद उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, अगर मैं अपने क्रूशियल टाइम में से बहुत ज़्यादा टाइम डेडिकेट करके सपोज़िटली ये पूरी बुक पढ़ भी लेता हूँ एक बार, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि किसी भी सोर्स को जब तक आप एन टाइम्स मल्टीपल बार रिवाइज़ नहीं कर लोगे, वो आपको कभी भी अच्छे नंबर नहीं दिला सकता है। वो यूज़फुल साबित नहीं हो सकता है। आपको रिवीज़न इज़ द की, जो आपको बार-बार करनी पड़ेगी। अब आर्ट एंड कल्चर के कितने क्वेश्चन्स आते हैं? 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन के लिए अगर मैं एक बहुत बड़ा टाइम इन्वेस्ट कर दूँगा, इस बुक को पढ़ने में एंड उसके बाद और टाइम इन्वेस्ट करूँगा इसको रिवाइज़ करने में, क्या वो एक गुड प्रोपोर्शन होगा या क्या वो एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होगा मेरे टाइम का? क्योंकि ट्रस्ट मी, आपका सिलेक्शन कभी भी 1 या 2 क्वेश्चन से नहीं रुकेगा कि मैं आपको कहूँ कि नहीं, अगर ये आपने आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन नहीं किया ना भैया, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। 1-2 क्वेश्चन से नहीं किए रुकेगा। क्या मैं बाकी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं या बाकी साइंस है या बाकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी, क्या उनके क्वेश्चन्स कर पा रहा हूँ? अगर मैं उनके बेसिक क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहा हूँ और मैं फोकस कर रहा हूँ डीप डाउन टॉपिक्स पे या डीप रूटेड क्वेश्चंस में कि मैं आर्ट एंड कल्चर पूरा पढ़ लूँगा, भैया उससे आना ही 1-2 क्वेश्चन है। हो सकता है प्रोबेबली वो भी ना आए, है ना? क्योंकि शायद मुझे नहीं ध्यान पड़ता कि इस बार शायद 2025 के मेंस में कोई भी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन था। और अगर मैं अपना बहुत ज़्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो टाइम मैं कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं मैथ्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में अब आपने देखा है कि कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, थोड़े लेंथी आने लगे हैं, थोड़ा ज़्यादा उनका जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा टफर साइड पे होने वाला है। तो मैं उस पे फ़ोकस कर सकता हूँ, मैं कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर सकता हूँ रादर दैन उस पे टाइम डिवोट करने के, जिसका हार्डली 1-2 क्वेश्चन आएगा एंड वो भी श्योर नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल श्योरिटी है कि वो आएगा ही आएगा। इंग्लिश का श्योरिटी है कि वोकैब आएगी ही आएगी, ग्रामर आएगी ही आएगी। तो फ़ोकस ऑन सच टॉपिक्स जिनकी श्योरिटी ज़्यादा है एंड जिन पे कम टाइम इन्वेस्ट करके आप ज़्यादा आउटपुट ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर। अगर आप ऐसे टॉपिक्स पे या ऐसी बुक्स पे फ़ोकस करोगे जिन पे शायद 1-2 क्वेश्चन ही आने हैं, और तो जो
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो आपको मेरे को लगता है कि करते रहना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट टिप मेरे को लगता है कि मैं जो आपको दे सकता हूँ, ये है कि सोर्सेज़ जब भी आप मे बी बिगिनर हैं, आप रिपीटर हैं, आप 2 बार दे चुके हैं, 3 बार दे चुके हैं। सबसे पहले फर्स्ट थिंग यू वांट टू डू इज़ अपने सोर्सेज़ को फिक्स कीजिए। मैंने वो गलती करी, मेरे को लगता है मैं वो गलती नहीं करता, तो शायद मैं और ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता था, क्योंकि देयर इज़ नो अपर लिमिट एंड हाउ बेटर यू कैन परफ़ॉर्म, राइट? क्योंकि फुल में से फुल नंबर किसी के भी नहीं आते। सो देयर इज़ ऑलवेज़ सम स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट यू कैन गो थ्रू, दैट यू कैन अचीव। तो इसलिए सबसे पहले अपने सोर्सेज़ को फिक्स कीजिए। और एक सेकंड, ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स की बात रह गई है, वो भी हम बात करते हैं। सबसे पहले चलो करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैंने फ़ॉलो किया था स्पीडी को, लेकिन ऑफ कोर्स रिग्रेसली फ़ॉलो नहीं किया था। उसमें 6-7 मंथ्स की जो आती है, उसमें जो वन लाइनर्स वाले होते हैं, वो मैंने फ़ॉलो किए थे। स्पीडी पढ़ी थी। अपार्ट फ्रॉम इट जीके ट्रिक्स, अगर आपको पता है तो जीके ट्रिक्स करके एक वो है, यूट्यूब चैनल है, उनकी ऐप भी है और वो मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स अपलोड करते हैं अपने उस पे। तो मैंने उनको फ़ॉलो किया था और मैंने उनको रिवाइज़ भी किया था 2-3 बार। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक स्पीडी पढ़ लेते हैं, कोई भी एक मंथली वो कंपाइलेशन पढ़ लीजिए, या फिर कम मंथली भी नहीं पढ़ना है तो ईयरली पढ़ लीजिए या हाफ ईयरली कंपाइलेशन पढ़ लीजिए। अपार्ट फ्रॉम इट जीके ट्रिक्स के आप वो पीडीएफ कर लीजिए। मुझे लगता है यू विल बी सॉर्टेड फॉर करंट अफेयर्स। मैंने कभी भी डेली एक बार नहीं पढ़ा था इस चीज़ के लिए। मेरे को लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा आपको एक्सट्रैक्ट करना, और क्योंकि अखबार पढ़ना, गेटिंग थ्रू इट, मेरे को लगता है कि अखबार पढ़ना भी एक ट्रिक इज़ इन्वॉल्व्ड इन इट। ऐसा नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। यू हैव टू फर्स्ट गेट होल्ड ऑफ कि क्या ज़रूरी है, उसमें से क्या ज़रूरी नहीं है, क्या रिलेवेंट है, क्या रिलेवेंट नहीं है। एंड या तो मैं अखबार के नोट्स बनाऊँ ताकि मेरे को वो रिवाइज़ करने में आसान रहे, और मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ जब ऑलरेडी मेरे को लगता है कि जीके ट्रिक्स जैसे हैं या फिर मंथली कंपाइलेशंस हैं या फिर हाफ ईयरली कंपाइलेशंस हैं, वो ऑलरेडी वो मेहनत कर रहे हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ में चल रहा है वो उसको ऑलरेडी अपने कंटेंट में इंक्लूड कर रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई अलग से नीड है कि मैं वापसी से न्यूज़पेपर पढूँ, उसमें टाइम इन्वेस्ट करूँ। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो ऑफ कोर्स यू आर वेल विदिन योर राइट्स टू रीड दैट, और ऑफ कोर्स कुछ बच्चों को अच्छा भी लगता है डेली एक बार पढ़ना, बट मैंने नहीं पढ़ा है अपनी स्ट्रैटेजी में। सो दिस वाज़ मोस्ट ऑफ माय पार्ट कि मैंने कैसे स्ट्रैटेजी करी थी, मैंने क्या-क्या मेरे को हेल्पफुल रहा। एन नंबर ऑफ सोर्सेज़ बिल्कुल मत रखना, बिल्कुल भी मत रखना। सबसे पहले अपने सोर्सेज़ को फिक्स कर लेना। हाँ, ठीक है, मैं सारे टीचर्स अच्छे हैं, सारे ए टू ज़ेड सारे टीचर्स अच्छे हैं, सारे टीचर्स क्रेडिबल हैं, सारे टीचर्स मोर और लेस सब कुछ ही कंप्लीट कर रहे हैं अपने सिलेबस में, अपने कोर्सेज़ में, अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में। जस्ट स्टिक टू वन। अगर आप ये करोगे, आज इससे पढ़ लिया, कल उससे पढ़ लिया, परसों किसी और से पढ़ लिया, तरसों किसी और से पढ़ लिया, आप कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सबसे पहला पॉइंट ये कि सोर्सेज़ को फिक्स रखें। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, सोर्सेज़ को बिल्कुल फिक्स रखना। अगर सोर्सेज़ फिक्स नहीं रखोगे, यू विल फेल टेरिबली, टेरिबली एंड टेरिबली। अपार्ट फ्रॉम इट, दूसरी जो मैं आपको वो दूँगा, वो ये दूँगा कि कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता है। कोई सोचे कि मैं मॉक टेस्ट जब दूँगा, जब मेरा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत ज़रूरी है ये देखना कि आप राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो कि नहीं, और वो चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मॉक टेस्ट बता सकती है। आप बाकियों के कंपैरिज़न में कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हो, हाउ वेल यू आर डूइंग एंड वेदर यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मॉक्स बता सकते हैं। जब आप एक इंडिविजुअल मॉक देते हो बैठ के, तो उसमें आपको पता चलता है कि यार मैं बाकियों के कंपैरिज़न में कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 200 नंबर का पेपर होता है। मैं आपको कहता हूँ कि मेरे 130 नंबर आए। अब ये अच्छे हैं या बुरे हैं? कोई कह सकता है अच्छे हैं, कोई कहेगा हो सकता है बुरे हों। बट अच्छे-बुरे डिसाइड करता है कि मेरे साथ जो बाकी लोगों ने मॉक दिया, या फिर किसी भी एप्लीकेशन पे कितने बच्चों ने जो मॉक दिया, जितने भी बच्चों ने मॉक दिया है, उनके स्कोर कैसे हैं। अब यही नंबर 130 बहुत ज़्यादा बुरे हो जाएँगे, जब अगर बाकी सारे बच्चों के 160, 170, 180, 190 आए हुए हैं। लेकिन यही 130 नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएँगे जब बाकी सारे बच्चों के सपोज़ कि 80 आए हुए हैं, 90 आए हुए हैं, 100 आए हुए हैं, तो ये नंबर बहुत अच्छे हो जाएँगे। तो एक तो मॉक टेस्ट देना आप स्टार्टिंग में भले मत दो, लेकिन आफ्टर आपको 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया पढ़ते हुए, अब आप मॉक टेस्ट देना शुरू करो। नेवर वेट टिल द एंड कि यार एक बार ना मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा जब मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट कभी भी किसी का नहीं होता है। किसी की 10,000 रैंक आई हुई है, 1 रैंक आई हुई है, 15,000, जितने भी बच्चे, कितने बच्चों ने सीजीएल 2025 में मेरे ख्याल ऑलमोस्ट 25 टू 30 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। टोटल बच्चे जो सिलेक्ट हुए होने थे वो 14-15,000 के आसपास थे।
सारे बच्चों में से आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो आज एक प्लेटफ़ॉर्म पे आके कह सकता है भैया मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट था, मुझे कहीं से भी कुछ भी पूछ लो। ऐसा नहीं हो सकता है पॉसिबल। तो व्हाई वुड यू वेट टिल द एंड, क्योंकि जब आपको पता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होना है, सो मॉक्स आप स्टार्टिंग से ही देना शुरू कीजिए ताकि आपको ग्रेजुअली अपनी इंप्रूवमेंट भी दिखे कि यार हाँ, मेरे स्टार्टिंग में मॉक्स में आए हैं यार, बहुत कम मार्क्स आते हैं। मेरे भी सबसे पहले मेरे को लगता है कि मेरे मॉक में शायद 72 या 73 नंबर थे 200 में से। यू ग्रेजुअली इम्प्रूव जब आप नई चीज़ें सीखते रहते हो, जब आप अपने ग्रे एरियाज़ पे काम करते हो, आप जो क्वेश्चन गलत कर रहे हो, बस मॉक्स में एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आज आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है, आज किसी कॉन्सेप्ट का आप क्वेश्चन नहीं कर पाए, अगर सेम कॉन्सेप्ट पे, सेम वोकैब या सेम फॉर्मूला पे दोबारा क्वेश्चन कभी आता है, जब आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर फिर आपका गलत हो रहा है, तो कंप्लीट वेस्ट है आपका मॉक देना, उसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो आप। एंड जस्ट रिमेंबर, जिस मॉक में अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो आपको कुछ नहीं सिखाएगा, जिस मॉक में गंदे नंबर आ रहे हैं, वो आपके लिए बेस्ट मॉक है। लाइक मैं कहूँगा वो जड़ी-बूटी है आपके लिए। क्योंकि जिस मॉक में आपके गंदे नंबर आ रहे हैं, वो आपको सब कुछ सिखा के जाएगा। जिस मॉक में अच्छे नंबर आ रहे हैं, उसमें तो ऑलरेडी आपको सब आ ही रहा है ना, उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। फ़ायदा कब हो रहा है? जो भी मॉक है, वो मुझे वो चीज़ें सिखा रहा है, जो मुझे नहीं आती। तो ऐसे मॉक का फ़ायदा है, तो बिल्कुल भी डिप्रेस मत होना अगर मॉक में कम नंबर आए, एंड मॉक देने का एंड तक वेट मत करना। जब 1-2 मंथ्स हो जाएँ प्रिपेयर करते हुए, जब आप स्टार्ट कर सकते हो मॉक देना, उसके लिए कोई भी एक फिक्स टाइमलाइन मत रखो, नहीं एक बार ये हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इट जो लाइव मॉक्स होते हैं ओलिव के, या फिर टेक्स्ट बुक भी कंडक्ट करता है, या फिर आप किसी भी सर के बैच लोगे, वो भी अपने साथ मेरे ख्याल 5 या 10 मॉक्स, 15 मॉक्स ये तो देते ही हैं ज़्यादातर सर। तो आप उनको भी अटेम्प्ट करो, और मॉक का एनालिसिस इज़ वेरी, 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 वेरी मच इम्पोर्टेंट। मैंने भी किया था मॉक का एनालिसिस। ऑफ कोर्स मैं बहुत रिगरसली नहीं कर पाता था क्योंकि मेरे को टाइम बहुत ही ज़्यादा कम मिलता था, बट आप मैं कहूँगा कि ये गलती मत करना। अपार्ट फ्रॉम इट, एक बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चों में आजकल वो चल रहा है कि यार जो सेक्शनल टाइमिंग है वो आने वाली है सीजीएल 2026 वाले में, तो अब उसमें कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे? यार एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ सिर्फ़ मेरे पे लागू हो रही है, उस चीज़ से तो मैं डरूँ, है ना? क्योंकि उससे मेरे को एक डिसएडवांटेज हो जाएगा, लेकिन कोई चीज़ अक्रॉस द स्टूडेंट सब पे ही लागू हो रही है, तो उससे मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। टाइम क्रंच सिर्फ़ मेरे साथ नहीं है भाई, टाइम क्रंच सबके साथ है। अगर वो 15 मिनट्स की लिमिट है मे बी मैथ्स के सेक्शन को करने की, तो 15 मिनट्स की लिमिट हर बच्चे के साथ है, इकलौता मेरे साथ तो नहीं है ना, तो फिर मेरे को इस चीज़ से डरना ही नहीं चाहिए। और अगर बाकी बच्चा कोई कर पा रहा है, तो मैं भी कर सकता हूँ, उसमें कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। अगर कोई ये चीज़ होता ना, कोई कहे नहीं भैया बाकी सब बच्चों को फुल लिमिट है, आपको सिर्फ़ 15 मिनट का लिमिट होगा, आपको। तो बिल्कुल डरो, मेरे को भी डर लगेगा, किसी भी बच्चे को डर लगेगा, लेकिन अगर सबके साथ ही हो रहा है तो फिर क्या डरना, फिर तो हो ही जाएगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि जब ये लिमिट आएगी ना, तो जो क्वेश्चन्स का लेवल है शायद वो थोड़ा-सा डिग्रेड होगा। अब आपने देखा होगा, जैसे अगर आपने कभी भी बैंकिंग एग्ज़ाम का कभी भी कोई क्वेश्चन देखा है, आपने देखा होगा कि उसमें कैलकुलेशन इज़ रिक्वायर्ड रादर दैन अ वेरी डीप रूटेड कॉन्सेप्ट्स। उसमें कॉन्सेप्ट शायद उतना हेवी नहीं पूछता है, एटलीस्ट प्री का तो मुझे आइडिया है। बट कैलकुलेशन इज व्हाट मेक्स यू कंप्लीट ऑल दोज क्वेश्चंस इन टाइम फ्रेम, क्योंकि शायद बैंकिंग में होता है कि सेक्शनल टाइमिंग होती है उसमें। सो वो सब बच्चों के साथ हैं एंड सब मिलके मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। तो दिस वाज मोर और लेस माय स्ट्रैटेजी। अपार्ट फ्रॉम इट, आगे जैसे भी जॉइनिंग आएगी या फिर इनकम टैक्स के बारे में कुछ भी पता चलता है या ऑफिसेस में कुछ नया होता है, वो सब मैं आपको इस चैनल पे अपलोड करूँगा। मेरा डे 1 जो होगा जॉइनिंग का, आई विल आल्सो बी अपलोडिंग दैट। और कुछ भी अगर वो चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स मैं जो सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी है, मैंने क्या-क्या सोर्सेज़ को और डीप डाइव करूँगा उसमें कि मैंने जो बुक पढ़ी उसका कैसे मैंने स्ट्रैटेजाइज़ किया, या कैसे बुक पढ़ी, कैसे उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया। तो ये सब भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जल्दी बाकी वीडियोज़ में मैं शेयर करूँगा, और उसके बाद जैसे भी जॉइनिंग होती है या फिर आगे का प्रोसेस क्या रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन, वो सब भी मैं इसी चैनल पे शेयर करूँगा। सो आई होप आपको मेरे साथ जुड़ के अच्छा लगेगा। कुछ क्वालिटी कंटेंट, कुछ क्वालिटी मैं आपकी लाइफ़ में ऐड ऑन कर पाऊँगा, एंड ऑफ़ कोर्स मैं शायद अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ-साथ आगे जाके स्टडी वीडियोज़ या हियर एंड देयर कुछ कॉन्सेप्ट की वीडियोज़, या बुक्स को मैंने कैसे पढ़ा है, एंड अपार्ट फ्रॉम इट चैप्टर की वीडियोस, परसेंटेज, मैथ्स एंड बाकी सारे जो स्टडी वीडियोस हैं वो भी शायद अपलोड करूँगा। सो बाकी सारे कंटेंट के लिए आप फॉलो करें, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि मैं कोई भी आगे वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको पता चल जाए नोटिफिकेशन के थ्रू। एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड इन दिस वीडियो फॉर सो लॉन्ग। थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो गया, बट आई वांटेड कि मैं मोर और लेस सारी चीज़ें इसमें कवर कर दूँ, सारी चीज़ें इसमें बता दूँ।
सो दैट बाकी इसी वीडियो को मेरे को 5 में ना वो करना पड़े कि बहुत सारी वीडियोज़ करनी पड़ रही हैं। अपार्ट फ्रॉम इट आगे जो वीडियोज़ आएँगी वो अलग-अलग टॉपिक्स पे होंगी, जॉइनिंग प्रोसेस, डीवी या फिर कैसे मैंने सब्जेक्ट्स को कवर किया है एंड ऑफ कोर्स मैं स्टडी वीडियोज़ भी डालूँगा। सो थैंक यू सो मच।